हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट जीएसटी के अंदर आप सभी को पता है हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है स्टूडेंट्स, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं उनकी ईमेल आईडी पे वो वीडियो लेक्चर्स में उन सारे बच्चों को शेयर्स कर दूंगा। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली सेक्शन 10 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी मेरी सारे बच्चों से, सेक्शन 10 ऑलरेडी मैं आपको 1.5 से 2 घंटे का जो एक वीडियो था, वीडियो बैकअप सेक्शन 10 का, वो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। तो जिस बच्चे को नहीं मिला है वो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। और आप सभी को पता है मेरा नंबर क्या है, हाँ जी, 9560005440। तो ये जो लेक्चर है सेक्शन 10 का, ये देखने से पहले आपको क्या करना है, आपको मुझे ईमेल करना है अपना ईमेल आईडी। और मैं आपको एक वीडियो का लिंक शेयर करूंगा जिसके अंदर मैंने 1.5-2 घंटे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है आपको सेक्शन 10 का। अगर आप वो देख लेते हो तो एक बेटर क्लियरिटी के साथ स्टूडेंट आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे और आप एप्रिशिएट कर पाएंगे कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो मुझे ईमेल आईडी अपनी शेयर कर दो और वो 1.5 से 2 घंटे का जो बेसिक लेक्चर है सेक्शन 10 के ऊपर, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ जी, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है सेक्शन 10 के अंदर, आपको पता है आपको जीएसटी पे करना है। ये मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट नोट्स बनाए हुए कुछ, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी कॉपी पेन लेके नोट्स बना लें, क्योंकि सेक्शन 10 100% है स्टूडेंट की जो अभी कमिंग एग्जाम है जून के अंदर और दिसंबर में 100% आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं और इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आई है। ठीक है, यस सर, जून 100% स्टूडेंट जून एग्जाम में आपको क्वेश्चन नजर आने वाला है। जो बच्चा दिसंबर में देने जाएगा भाई दिसंबर में भी नजर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल टैक्स रेट की। तो आप सभी को पता है कि हम लोग सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग नॉर्मल टैक्स पे करते हैं, जिसके अंदर जीएसटी में जो जीएसटी लायबिलिटी है उसे पे करने का जो तरीका होता है वो 3 तरीके से पे की जाती है। हाँ जी, नंबर 1 क्या था, फॉरवर्ड चार्ज में हम लोग जीएसटी की लायबिलिटी पे करते हैं जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर कवर है। उसके बाद हम लोग रिवर्स चार्ज के अंदर पे करते हैं जो कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 के अंदर कवर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो लोग जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर है। अब कुछ स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, जो लोग छोटे लोग हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, तो मैंने आपको बताया उन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए सरकार ने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम निकाली जिसे सेक्शन 10 के अंदर डाला गया। और सेक्शन 10 के अंदर अब स्टूडेंट क्या अमेंडमेंट आई है कि आपके पास पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 था, अब आपके पास कंपोजिशन स्कीम नंबर 2 भी आ गई है। तो पहले हमारे पास कंपोजिशन स्कीम ओनली एक ही स्कीम होती थी, अब हमारे पास 2 स्कीम हो गई है। तो हमारे पास कंपोजिशन स्कीम नंबर 2 आ चुकी है जो कि सेक्शन 10 2A के अंदर गवर्न है। तो हम लोग इसमें जो भी कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो लोग भी यहाँ पे आएंगे वो लोग फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स पे करेंगे। इसका मतलब कि जो सेक्शन 9 है सबसेक्शन 1 उनके ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं होगा। बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। क्या जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो लोग ये स्कीम ऑप्ट करेंगे क्या उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, तो आंसर इज यस, रिवर्स चार्ज लगेगा। और रिवर्स चार्ज में वही सेक्शंस गवर्न होंगे जो नॉर्मल टैक्स पेयर के ऊपर होते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। उसके बाद इको मतलब कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और एक बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। काफी बच्चों को इसके अंदर डाउट रहता है तो मैंने ये डाउट भी क्लैरिफाई कर दिया। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट जो सेक्शन 10 है हमारा, जो कि कंपोजिशन स्कीम लेवी करता है,
तो उसके लिए अगर आपको कंपोजिशन स्कीम नंबर 1 अगर आपको अडॉप्ट करनी है तो आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर जो प्रोविजंस बताए गए वो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होगी। वो कंडीशन आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर आगे जो आपका कंपोजिशन टैक्स रेट होगा वो रूल 7 के अकॉर्डिंग लगेगा। और ये कंपोजिशन जो टैक्स रेट है ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर अलग है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाले के ऊपर अलग है और ट्रेडर के ऊपर अलग है। ये हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं आपको बस एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूं, एक ओवरव्यू में आपको बता रहा हूं। अगर आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की कंडीशंस को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आपके पास दूसरी कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम नंबर 2, जो कि सेक्शन 10 2A के अंदर मेंशन की गई है। इसका भी हम लोग डिटेल डिस्कशंस करेंगे। आगे चलते हैं। अब जो स्टूडेंट हमारा सेक्शन 10 है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की है लॉ मेकर ने, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 फिर उसके बाद सबसेक्शन 2 3 4 5, तो टोटल 5 सबसेक्शंस इसके अंदर बनाए गए और बहुत कुछ इसके अंदर लिखा गया। क्योंकि आज का जो लेक्चर स्टूडेंट आप देख रहे हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट और होगी, वन गो में आप ये लेक्चर देखें। मे बी 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा इसको कि पूरा का पूरा सेक्शन 10 आपका कंप्लीट हो जाए, बट हो सकता है कि इससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। सेक्शन 10, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में क्या बोला गया? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है, कौन लोग हैं? स्मॉल टैक्स पेयर। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि हम लोग स्मॉल टैक्स पेयर हैं या नहीं है? तो स्मॉल टैक्स पेयर किसे माना जाएगा? जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर, जिसकी क्या होगी? एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर की। एग्रीगेट टर्नओवर कौन से ईयर की? प्रीवियस ईयर की। कितनी होगी जी? 150 लाख, या इसे 1.5 करोड़ बोल सकते हैं आप इसे, और 75 लाख। अब ये 75 लाख का क्या चक्कर है भाई? देखो इन जनरल तो 150 लाख की लिमिट बता रखी है एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर। अभी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर बताया गया है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि अगर ये स्मॉल टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, क्या लेना चाहता है? कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो ये प्रीवियस ईयर में अपनी एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर ले। और अगर इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख या 75 लाख आती है, अभी बताऊंगा 75 लाख कहां पे है, तो उस केस के अंदर अगर इस लिमिट के अंदर आ रहा है, अप टू इस लिमिट के अंदर आ रहा है, तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन है वो ऑप्ट कर सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। बेटा 150 लाख के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आसाम है, हिमाचल प्रदेश है, J&K है, उनके लिए भी जो लिमिट है वो 150 लाख की। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो 75 लाख की लिमिट है वो किसके लिए? 8 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए। इसके अंदर 8 स्टेट्स यहाँ पे कवर किए गए और इन 8 स्टेट्स को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, नागमणि तेरा पूरा मजा सूमा। सूमा आ गई जी बात समझ में? सर ये क्या कहानी है नागमणि तेरा पूरा मजा सूमा, क्या कहानी? बेटा ये 8 स्टेट्स आपको लर्न हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूं, देखो जी। तो ये यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। ये मैं CMA का यहाँ पे मॉड्यूल यहाँ पे यूज कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने फुल्ली अपडेटेड किया अपने मॉड्यूल को और बहुत अच्छी अच्छी इलिस्ट्रेशंस एग्जांपल्स इन्होंने कोड किए हुए। चलो तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो सेक्शन 10, तो एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी बताई मैंने आपको? 1.5 CR, जिसको आप 150 लाख भी बोल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया भाई 75 लाख भी है, और जो 75 लाख है वो कितने स्टेट के लिए है? 8 स्टेट्स के लिए। वो कितने स्टेट्स के लिए? 8 स्टेट्स के लिए। नागमणि
तेरा पूरा मजा सूमा। अब देखो कैसे याद होगा। एन से क्या है भाई, नागालैंड, नागमणि मणिपुर, फिर टी से त्रिपुरा, मजा मिजोरम, कहां गया ये रहा। देखो जी 4 याद हो गए। सुमा। एस से क्या आ जाएगा भाई, सिक्किम। यू से क्या आ जाएगा अपना उत्तराखंड, और एम से क्या आ जाएगा मेघालय, और ए से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखोगे आप तो 8 के 8 आपको ये इजीली याद हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तो भाई अच्छे नंबर लेके आने। ठीक है जी, कम से कम 60 प्लस स्कोर करना है टैक्सेशन के पेपर के अंदर, और जीएसटी 50 मार्क्स का है भाई, 50 में से 50 लेके आ सकते हैं अगर आप इस तरीके से चीजों को बढ़िया तरीके से ग्रैब करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां पे बात आई थी सेक्शन 2 क्लॉज 6 की। सर ये क्या बात थी बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर की बात थी। कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है। एग्रीगेट टर्नओवर में आपको क्या इंक्लूड करना है और क्या आपको एक्सक्लूड करना है। और ये एग्रीगेट टर्नओवर कब का चेक करना है भाई, प्रीवियस ईयर का चेक करना है कंपोजिशन स्कीम। सीएस का मतलब है कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए। तो आप क्या करोगे, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर एक सिंप्लीफाइड चीज आपको बता दूं। मान लो कि आप दिल्ली में भी बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस गोवा के अंदर भी है, और आपका बिजनेस भाई चेन्नई के अंदर भी है। ठीक है ना, 3 स्टेट के अंदर मैंने आपका बिजनेस ले लिया। अब मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेट नहीं ली है जो नागमणि तेरा पूरा मजा के अंदर आ रही हो। मतलब मैंने कोई भी यहाँ पे स्टेट ऐसी नहीं ली जिसके अंदर लिमिट कितनी है, 75 लाख की है। सर क्या होता अगर आप इनमें से कोई स्टेट ले लेते, तो नालायक, फिर 150 लाख की लिमिट नहीं रहती, फिर आपको 150 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। अगर एक स्टेट भी आ जाएगी तो उस केस के अंदर आपकी लिमिट रिड्यूस हो जाएगी, और अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो उस केस के अंदर आपकी जो लिमिट है वो 75 लाख की हो जाएगी। सर समझ में आ गया? ठीक। अब बेटा पैन नंबर तो एक ही होता है आदमी का, ठीक है जी, और आप ही की ये क्या है, 3 ब्रांचेस है। ठीक है, ये पहली ब्रांच है आपकी, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट क्या है कि आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर के अंदर हम आपकी एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। प्रीवियस ईयर के अंदर हम आपकी क्या चेक करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर को चेक करेंगे। तो हमने क्या करना है भाई, हमने क्या करना है इसके अंदर इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जितना भी आपने क्या किया है गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है वो वैल्यू ले लो। उसके बाद जो एग्जम्प्ट है गुड्स सर्विसेज या बोथ, मतलब जिनमें नील रेट है, या क्या कह रहा है, होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो हमें क्या करना है भाई, हमें एग्जम्प्ट गुड्स भी ले लेने, सर्विस भी ले लेनी है, फिर हमें प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी हमें ले लेनी है, फिर इंटर सप्लाई भी ले लेनी है। इंटर सप्लाई समझ गए, इन सब की सप्लाई आपस में, वो भी हमें ले लेनी है। फिर सप्लाई ऑफ ओन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ये भी हमें ले लेना है। सप्लाई ऑफ ओन अकाउंट का मतलब क्या है भाई, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो दिल्ली वाला है उसके बिहाफ में किसी और ने क्या की, सप्लाई की, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ में सप्लाई कर दी। जैसे मेरी पेन ड्राइव से, तो मेरी पेन ड्राइव से मैं अपनी पेन ड्राइव किसी को बोलता हूं भाई कि मेरे बिहाफ में तुम राजेश ने की क्लासेस की पेन ड्राइव क्या कर दो, हाँ जी क्या कर दो, सेल कर दो। तो क्या ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल है, यस, मेरे अकाउंट से वो क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। सीधी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जितनी भी आपकी ये 3 ब्रांचेस है सभी का आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जितनी इनकी सेल है, जितनी इसके अंदर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस है, सब कुछ आप इसके अंदर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, बस आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है। कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है, जिनके अंदर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया है वो यहाँ पे नहीं आएगा, जीएसटी के जितने भी सारे टैक्सेस है वो यहाँ पे नहीं आएंगे,
और कंपनसेशन सेस को भी नहीं लेना। सीधी सिंपल सी बात मैं बताऊं, तीनों ब्रांचेस की भाई जितनी सेल हुई हो, फिर चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जम्प्टेड गुड्स हो, कुछ भी हो भाई, जितना भी काम हुआ है ना तीनों ब्रांचेस से, जितना भी माल बेचा गया, ठीक है जी, वो सारा का सारा आप ऐड कर दोगे। कुछ भी हो उसमें, एग्जम सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, जीरो रेटेड हो, कुछ भी हो भाई, ठीक है, सारा का सारा आप ऐड कर दोगे तीनों का। बस ये टैक्सेस, आरसीएम मत लेना, टैक्सेस मत लेना जीएसटी के कोई भी, और कंपनसेशन सेस भी मत लेना। आ गई बात समझ में? अगर ये 150 लाख या 75 लाख रुपीस आता है तो उस केस के अंदर, हाँ जी, उस केस के अंदर क्या होगा भाई, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि जो हमें यहाँ पे जीएसटीएन नंबर मिलता है वो पेन बेस मिलता है, तो इन तीनों ब्रांचेस का पेन बेस मिला होगा, तो तीनों ब्रांचेस अपनी है इसलिए तीनों ब्रांचेस का ऐड करना है। आगे जी बात समझ में? यस सर। उसके बाद ये पॉइंट्स पढ़ लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। सर आप ही पढ़ा दो, पढ़ लेते हैं। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म विल हैव डिफरेंट पैन नंबर, thus the turnover of the partner and partnership firm will not be aggregate। तो भाई जो पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म है, दोनों का पैन नंबर क्या होता है, अलग होता है, तो उस केस में आप एग्रीगेट मत करना। उसी तरीके से एचयूएफ और इंडिविजुअल को पार्टनर ऑफ फैमिली, डिफरेंट पैन नंबर, हेंस turnover of Karta of HUF in his individual capacity and turnover of Karta of HUF will not be aggregated। सीधी सिंपल सी बात है भाई कि जो आप HUF के क्या है करता है, आप HUF के क्या है करता है, वो तो टर्नओवर हम लोग ऐड कर लेंगे, पर जो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर है, जो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर हैं, वो टर्नओवर हम लोग यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये जॉब वर्क के रिगार्डिंग है। जॉब वर्क के रिगार्डिंग क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ जॉब वर्क बाय अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल रेफर इन सेक्शन 143 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वैल्यू ऑफ सच गुड्स shall not be included in the aggregate turnover of registered job worker, it will be included in the turnover of principal। तो सीधी सिंपल सी बात है कि मेरा एक जॉब वर्कर कहाँ बैठता है भाई, मुंबई में, और मुंबई में बैठ के मेरी पेन ड्राइव क्या करता है, सेल करता है, और वो रजिस्टर्ड भी है, तो उस केस के अंदर भाई वो मेरे बिहाफ में, प्रिंसिपल के बिहाफ में वो सारा काम कर रहा है। सप्लाई जो हो रही है उसके ओन अकाउंट से हो रही है, बट उस केस के अंदर नो डाउट कि उसके ओन अकाउंट से सप्लाई हो रही है, पर वो किसके बिहाफ में कर रहा है, मेरे बिहाफ में वो ये काम कर रहा है, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जितना भी उसने सप्लाई किया है माल, वो इंक्लूड किया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे सेक्शन वाइज पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आप एनालाइज कर पाओगे कि आपने कंपोजिशन स्कीम बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, यस सर। अगला आ जाओ भाई, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। अब सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बोलता है पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते? तो कह रहा कंपोजिशन स्कीम शैल नॉट बी ग्रांटेड इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज, देखो जी, टैक्सेबल पर्सन इज सप्लाई क्या कर रहा है भाई, सर्विस। तो जो लोग सप्लाई कर रहे हैं सर्विस, कौन सी सर्विस को छोड़ के भाई, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विस को छोड़ के। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑलरेडी उसे कवर किया गया है कि इसे तो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी। कहता है एक्सेप्ट, एक और को छोड़ दो, एक तो इसको छोड़ दिया क्योंकि ये ऑलरेडी कवर है। कहता है एक और को छोड़ दो, जो सप्लाई कर रहा है सर्विस की, जो सप्लाई किसकी कर रहा है, सर्विस की। अदर देन दोस, ये वाली छोड़ दो, ये वाली तो वही है रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाली। ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और
5 लाख विच एवर इज हायर। क्या मतलब है भाई इसका, इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। आ जाओ, तो कौन सा सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कर रहा है कि भाई कंपोजिशन स्कीम इन लोगों को नहीं मिलने वाली, इन लोगों को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलने वाली। नंबर 1, किसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलने वाली, जो सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी है। कौन सी वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी है भाई, ये भी बात है। तो उसे सेक्शन 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी है, क्योंकि जो सेक्शन 10 वाली कंपोजिशन स्कीम है वो मैन्युफैक्चरर को मिलती है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाले को मिलती है, और ट्रेडर ऑफ गुड्स वाले को मिलती है। जो किसका ट्रेडर होता है, गुड्स का ट्रेडर होता है, उसको मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस कहीं पे भी कवर नहीं है। तो इसका मतलब कि 10 वाली सप्लाई ऑफ सर्विस वाले को नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, अब सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर एक तो इसको छोड़ दिया क्योंकि ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा था, पर ये तो ऑलरेडी कवर था 10(1) के अंदर। तो यहां पे एक और को छोड़ दिया, बोला एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब एक एक्सेप्शन निकाल लिए, एक क्या निकाल ली है, एक्सेप्शन निकाल ली है। और वो एक्सेप्शन क्या निकाल ली है भाई, कि अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो आपकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जो वैल्यू है आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस की, बोला गया, दो बातें यहां पे बोली गई। एक तो 10%, और 10% क्या बोला गया है भाई, टर्नओवर, 10% टर्नओवर ऑफ स्टेट ले लो या यूनियन टेरिटरी ले लो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है जी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और 5 लाख रुपए ले लो, और क्या कर लो, 5 लाख रुपए ले लो, विच एवर इज, क्या बोला है भाई, हायर। देखो क्या कहानी, इसको समझना है भाई। तो विच एवर इज क्या लिखा हुआ है, हायर। बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहानी है, देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि कोई बंदा मैन्युफैक्चरर हो सकता है कोई बंदा मैन्युफैक्चरर हो और साथ में सप्लाई करता हो। किसकी सप्लाई करता हो भाई, सर्विसेज की भी सप्लाई करता हो। उसी तरीके से हो सकता है कि कोई ट्रेडर ऑफ गुड्स हो और साथ में सप्लाई करता हो। किसकी सप्लाई करता हो भाई, सर्विसेज की भी सप्लाई करता हो। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा टीवी बेच रहा है, एसी बेच रहा है, भाई कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, तो वो कहता है कि भाई अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए, टीवी में, एसी में, तो मैं उसको क्या करूंगा, रिपेयर करके आपको दूंगा। जब वारंटी पीरियड में होगा तो फ्री में रिपेयर करके देगा, और जब वारंटी खत्म हो जाएगी तो पैसे चार्ज करेगा। आ गई जी बात समझ में। तो क्या वो गुड्स बेचने के साथ साथ क्या वो सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ जी, मुझे बताओ। एक एसी वाला एसी तो बेच रहा है, कह रहा है जो वारंटी पीरियड में आओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करके दूंगा, जो भी रिपेयरिंग खर्चा आएगा आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आफ्टर वारंटी चार्जेस ले लूंगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसको तो आप भूल ही जाओ, क्यों, ये तो ऑलरेडी सर्विस ही कर रहा है भाई, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाला। तो मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही थी? मेन प्रॉब्लम आ रही थी
कि जो मैन्युफैक्चरर थे वो भी कई बार क्या करते थे, सप्लाई ऑफ सर्विस करते थे, और जो गुड्स वाले थे वो तो करते ही थे। जो गुड्स वाले हैं ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस तो करते ही थे, मतलब कि गुड्स भी बेचते थे साथ में सर्विस भी देते थे। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता था कि जो सर्विस की सप्लाई करता है रेस्टोरेंट और कैटरिंग को छोड़ के, उसे कंपोजिशन स्कीम नहीं मिल सकती। इसलिए लॉ मेकर ने ये एक्सेप्शंस क्रिएट की, इसलिए लॉ मेकर ने एक्सेप्शन क्रिएट की कि हम आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, उस स्टेट का, उस यूनियन टेरिटरी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेंगे, ठीक है जी, और उस टर्नओवर का 10% ले लेंगे। अब मान लो कि आपकी एग्रीगेट जो टर्नओवर है वो 140 लाख की है। एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है आपकी, 140 लाख रुपए की। तो भाई उस केस के अंदर उसके ये तो एग्रीगेट क्या हो गई आपकी, टर्नओवर हो गई 140 लाख। अब यहाँ पे हमें जो 10% लेना है, यहाँ पे हमें 10% टर्नओवर ऑफ स्टेट लेना है। तो ये कैसे आई थी भाई, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, 3 स्टेट का मिला के। तो 3 स्टेट का मिला के कैसे निकली होगी, मान लो 80 प्लस 40 कितना हो गया 120, और ये 20 भाई, तो तीनों मिला के कितना आ गया 140 आ गया। अब यहाँ पे 10% टर्नओवर ऑफ स्टेट लेनी है। तो मान लो कि आप स्टेट 1 का निकाल रहे, तो स्टेट 1 कितना है 80 लाख है। तो 80 लाख का 10% कितना आ गया भाई 8 लाख, 8 लाख आ जाएगा, 8 लाख और 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे आप 8 लाख रुपए तक की सर्विस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। उस करंट ईयर के अंदर आप कितने की सर्विस, हाँ जी, सप्लाई कर सकते हो, 8 लाख रुपए तक की आप सर्विस दे सकते हो। बात समझ में आ रही है, बाकी स्टेट का भी आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये ध्यान रहे, ये जो 10% और 5 लाख रुपए है, ये हर स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर स्टूडेंट बन सकता है, ठीक है जी। जिस बच्चे को अच्छी तरीके से नॉलेज होगी वो इजीली करके आ जाएगा, ठीक है। और आपको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया है, तो आप लोग इजीली करके आ सकते हो। तभी तो मैंने कहा आपको ये लेक्चर देखने में भी मजा आएगा, नॉलेज तो मिलेगी मिलेगी आपको, साथ के साथ आपको ये पता लगेगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखें और कॉपी पेन लेके स्टूडेंट नोट्स बनाएं। चलें आगे, यस सर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या लिखा है, कहता है एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लायबल टू टैक्स, विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। मतलब कि भाई ये जो बंदा है, ये जो बंदा है ये डील ना करता हो नॉन टैक्सेबल गुड्स के अंदर, नॉन टैक्सेबल गुड्स के अंदर। अगर ये नॉन टैक्सेबल गुड्स में क्या कर रहा है, डील कर रहा है, तो उस केस के अंदर ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। उसके बाद इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ना करता हो, ठीक है ना, दिल्ली से यूपी माल ना बेचता हो। तो यहां पे भी गुड्स लिखा था भाई, यहां पे भी गुड्स लिखा था, ठीक, पहले वाला सर्विस की कहानी थी। उसके बाद दोबारा से गुड्स की कहानी आ गई कि भाई वो जैसे अमेजोन आपने नाम सुना हुआ है, तो जब अमेजोन के थ्रू लोग क्या करते हैं भाई, गुड्स बेचते हैं, ठीक है। जो लोग भी अपने गुड्स अमेजोन के थ्रू बिकवा रहे हैं, तो अमेजोन जब क्या करता है उनको पेमेंट करता है, तो अमेजोन क्या करता है भाई, टीसीएस काट लेता है और सरकार को जमा करा देता है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसे लोग हैं जो अमेजोन के थ्रू या किसी भी ऐसी साइट के थ्रू अपने गुड्स को बेच रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर साइट्स हैं, और उनका टीसीएस काटा जा रहा है, टीसीएस काटना इंपॉर्टेंट है।
टीसीएस काटा जा रहा है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, तो उस केस के अंदर वो लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगला भी गुड्स के रिगार्डिंग है भाई, पर अगला कौन है, मैन्युफैक्चरर है। अगला कौन है, मैन्युफैक्चरर। और अगर आप मैन्युफैक्चरर, सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है, सरकार ने क्या कर रखा है भाई, नोटिफाइड कर रखे हैं कुछ गुड्स, और अगर आप उनके क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो उस केस के अंदर, हाँ जी, उस केस के अंदर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो वो कौन से गुड्स हैं, यहीं पे आप लिख लो, मैं यहीं पे लिखवा देता हूं आपको, आगे लिखा होगा, मैं लिखवाता हूं आपको कौन से गुड्स हैं वो। ये रहा भाई, ये रहे वो गुड्स। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है ये भी बता देता हूं। रूल 5 में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि रूल 5 के अंदर भी एडिशनल कुछ कंडीशंस बता रखी हैं, जहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन की गई है, आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो क्या समझ में आया कि हमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 प्लस रेड विथ रूल 5 हमें पढ़ना पड़ेगा, तो जाके कंप्लीट एक इंटरप्रिटेशन तैयार होगी। तो वो मैन्युफैक्चरर में यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, और वो मैन्युफैक्चरर कौन है भाई, आइसक्रीम वाले हैं, ठीक है, आइसक्रीम वाला है, पान मसाला वाला है, टैबैको वाला है, और इरेक्टेड वाटर वाला है, ठीक है ना। तो आईपी आपको पता ही है, इंद्रप्रस्थ, और टीए आप जो भी है यहाँ पे, या टीआईपी टिप, ठीक है, या टीपा, ऐसे करके याद कर लो। टबैको आ गया, आइसक्रीम आ गई, पान मसाला आ गया, इरेक्टेड वाटर आ गया आपका। तो टीपा से आप इसे याद कर सकते, ठीक है ना। तो एक आपको बताया था नागमणि तेरा पूरा मजा, और दूसरी तरफ आपको टीपा बता दिया मैंने, ऐसे आपको याद हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखो साफ साफ लिखा है, नॉट एंगेज मैन्युफैक्चरर, है ना, 10(2)E के अंदर, ठीक है जी। तो ये सरकार ने नोटिफाइड कर रखे, कितने हैं भाई नोटिफाइड, 4 कर रखे, ठीक है ना। तो 4 चीजें यहाँ पे नोटिफाइड कर रखी। तो इसके साथ इसको भी पढ़ लेते हैं भाई। जो पर्सन है ऑप्टिंग द स्कीम, नाइदर, आप सीटीपी नहीं होने चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बच्चों को मैंने पहले ही बता रखा है कौन होते हैं, और एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, फिरंगी नहीं होनी चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। उसके बाद गुड्स आर हेल्ड इन स्टॉक बाय द अपॉइंटमेंट डेट हैव नॉट, मतलब कि आपने अपॉइंटमेंट डेट क्या थी भाई, 1 जुलाई 2017, जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, तो उस दिन आपके पास कोई भी वो गुड्स हैव नॉट बीन, द गुड्स हेल्ड इन अ स्टॉक नहीं होना चाहिए, परचेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, मतलब कि आपने कोई गुड्स बाहर से परचेस ना किया हो, इंपोर्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है जी, इंपोर्ट ना किया हो, फिर रिसीव्ड फ्रॉम हिज ब्रांच सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट, उससे रिसीव्ड ना किया हो, उसके बाद फ्रॉम हिज प्रिंसिपल और एजेंट आउटसाइड द स्टेट, उससे ना लिया हो, ठीक है जी। तो आपके पास 1 जुलाई 2017 को परचेज नहीं होना चाहिए कोई भी गुड्स जो इंटर स्टेट हो, इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, जिस स्टेट में आपका बिजनेस है उस स्टेट के बाहर से आपने रिसीव ना किया हो, और ये एजेंट वाला है। उसके बाद अगला, द गुड्स held in stock by him have not been purchased from unregistered supplier, अनरजिस्टर्ड सप्लायर के नहीं होनी चाहिए, जो कि कहां पे भाई 94 वाला, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद he shall pay tax as per normal rate, नॉर्मल रेट से टैक्स पे किया गया हो इन केस इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर क्या हुई हो, इनवर्ड सप्लाई हुई हो गुड्स या सर्विसेज की, जो कि 93 या 94 के अंदर कवर है, ठीक है जी। उसके बाद ये इसका चार्ट बना के दे दिया, और कुछ नहीं है, छोड़ दो, इसे बता दिया मैंने। उसके बाद कह रहा है मैंडेटरी,
जो बंदा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बनेगा उसे मैंडेटरी होता है कि अपनी रिसीप्ट में लिखेगा और एक बोर्ड लगाएगा, वहां पे डिस्प्ले करेगा कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं। तो स्टूडेंट आज के बाद जब भी आपके पास कोई इनवाइस आए, आप कहीं पे भी कोई सामान परचेज करें और आप उस इनवाइस को पक्का चेक करें कि उसमें कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा है या नहीं लिखा। अगर उसमें ऐसा लिखा होगा तो वो उसने ये भी लिखा होगा कि वो नॉट एलिजिबल है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसकी दुकान के बाहर भी उसको क्या करना है, नोटिस लगाना है, साइन बोर्ड पे डिस्प्ले करना है, या जहां पे उसका कैशियर काउंटर होता है वहां पे वो एक A4 साइज का प्रिंट आउट लेके वहां पे लगा दे कि मैं कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हूं। तो ये चीजें आपने बहुत जगह देखी होंगी, थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद हो गई जी कहानी खत्म। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, फिर आगे कहानी में आगे प्रोसीड करेंगे। ये आपको ये वाला भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा भी आप कहाँ कहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। तो अभी पहले अगर आपने यहां तक देख लिया हो तो फिर आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक अनाउंसमेंट और कर दूं, ये जो मैं वीडियो कंपोजिशन स्कीम की बना रहा हूं ये 2 पार्ट के अंदर मैं बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है जो आप लोग देख रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैं आपकी थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 1 के अंदर, और जो पार्ट 2 की वीडियो की स्टूडेंट वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। तो पार्ट 1 थ्योरी, पार्ट 2 प्रैक्टिकल अप्रोच। तो आगे चलते हैं। थ्योरी के अंदर कहता है इंटीमेशन, कंपोजिशन लेवी और उसकी इफेक्टिव डेट। तो कंपोजिशन लेवी के लिए, कंपोजिशन स्कीम अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कब इंटीमेशन करना होता है और उसकी इफेक्टिव डेट क्या मानी जाती है। तो एक प्रोसीजर हमें पूरा बताया जा रहा है रूल 3 रूल 4 के अकॉर्डिंग। कहता है 3 कैटेगरी में एसएससी को हमने डिवाइड किया है। 3 तरीके से एसएससी हो सकते हैं जो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हो। एक वो लोग जीएसटी आने से पहले, तो एक कौन लोग हैं जो जीएसटी आने से पहले क्या करना चाहते हैं, कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। तो उनको क्या करना है भाई, अगर उनको जीएसटी आने से पहले कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो उन लोगों को क्या करना है, उन सारे लोगों को सीएमपी, कंपोजिशन स्कीम नाम से है तो सीएमपी बना दिया। देखो कंपोजिशन स्कीम हो गया ना, तो सी ले लिया, एम ले लिया, पी ले लिया। ठीक है, तो जीएसटी सीएमपी 01। स्टूडेंट ये जो फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है जी, और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो बच्चे सीएस वाले हैं उनके लिए 1 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे सीए वाले हैं, सीएमए वाले हैं, तो बेटा ये थ्योरी में भी आ जाता है। बाकी आपका भी एमसीक्यू है तो उसके अंदर भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो लोग क्या है, प्री जीएसटी रिजीम, जो कि आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं होगा, बट हमें समझना है एकेडमिकली कि जीएसटी आने से पहले 1 जुलाई 2017 आने से पहले अगर कोई भी बंदा कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उस केस के अंदर उसे क्या करना है, सीएमपी 01 फाइल करना है प्रायर टू द अपॉइंटमेंट डेट। मतलब आप समझ गए होंगे 1 जुलाई 2017 से पहले। ठीक है जी, उसे क्या करना है, सीएमपी 01 में इंटीमेशन देनी है prior to the appointment date, but not later than 30 days after said day। मतलब एक साथ 2017 के 30 दिन के अंदर अंदर दे देनी है। मतलब कि इसके आगे 30 दिन करोगे, इसके आगे आप 30 डेज जाओगे तो 30 डेज तक आप दे सकते हो। या तो आप इससे पहले दे दो प्रायर, या तो इसके चलते चले जाओ 30 दिन के अंदर अंदर आप दे दो। बाकी आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है कमिश्नर से। आप अगर एक्सटेंशन चाहते हैं, ये 30 दिन बीत गए तो आप कमिश्नर से एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर उसने एक्सटेंशन दे दिया तो आपका जो सीएमपी 01 है आप उसके अंदर इंटीमेशन कर दोगे। अब आपने क्या किया भाई, सीएमपी 01 के अंदर आपने इंटीमेशन कर दी, तो कह रहा है सीएमपी 01 इज फाइल्ड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट। द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, देखो जिसको कंपोजिशन स्कीम लेनी है पहले उसको जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक,
अब जीएसटी में भी उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और उसने सीएमपी 01 में इंटीमेशन भी दे दी है। तो अब होगा क्या कि जो अपॉइंटमेंट डेट है 1 जुलाई 2017 से अब वो कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो वो बिल काटेगा वो कौन सा बिल होगा? बिल ऑफ सप्लाई होगा। जो वो बिल काटेगा उसे क्या बोलेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। अदरवाइज जितने भी नॉर्मल टैक्स पेयर हैं सारे के सारे टैक्स इनवाइस इशू करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो लोग कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, ठीक है जी, और ये कैटेगरी 1 है, ठीक है जी, जीएसटी आने से पहले, तो वो लोग अपॉइंटमेंट डेट के बाद टैक्स कोई कलेक्ट नहीं कर सकते। वो जो बिल इशू करेंगे वो बिल ऑफ सप्लाई होगा। उसके बाद शेल फर्निश द डिटेल ऑफ स्टॉक, अपने स्टॉक की डिटेल फर्निश करेंगे इंक्लूडिंग द इनवर्ड सप्लाई। जो उन्होंने इनवर्ड सप्लाई ले रखी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ठीक है जी, हेल्ड बाय हिम ऑन द डे प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम द ऑप्ट टू पे अंडर सेड section, electronically inform CMP 03 within 90 days from the date on which the option of the composition is excised। तो जिस दिन उन्होंने क्या किया, ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर सीएमपी कौन सा फॉर्म फाइल किया था? 01। तो जीएसटी सीएमपी 01 जिस डेट को फाइल किया, मान लो भाई डेट है 5 अगस्त, नहीं 5 अगस्त क्यों लगा रहे हो, मान लो डेट 1 जुलाई थी, 1 जुलाई 2017 की डेट थी, ठीक है जी। तो यहां से मीटर स्टार्ट हो जाएगा। कितने दिन का मीटर स्टार्ट हो जाएगा भाई? 90 डेज का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? हाँ जी, अपना सीएमपी 03 फाइल करना है। इस सीएमपी 03 के अंदर जितना भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है माल, वो सारा का सारा आपको डिस्क्लोज कर देना है, क्योंकि उतने का आपको आईटीसी नहीं मिलना, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना है, इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट आपसे डिटेल मांग रहा है। तो ये जिन बच्चों ने आईटीसी का चैप्टर नहीं पढ़ा है, जब आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा आईटीसी क्या होता है। आईटीसी का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाइड मैनर में जो हम टैक्स देते हैं हमें उसका क्रेडिट मिलता है, पर जो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, जो लोग कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन लोगों को आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता, ठीक है। चलो दूसरी कैटेगरी देखो भाई कौन सी होगी, तो ये कैटेगरी तो आज की डेट में नहीं मिलेगी। दूसरी कैटेगरी कौन है भाई? एनी रजिस्टर्ड पर्सन जिसने ऑप्ट किया टू पे टैक्स, की वो कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। तो पहले क्या था भाई? नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करता था, अब अगले साल से उसने कहा मैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे किया करूंगा। तो क्या हुआ आगे? बेटा थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं। कहता है शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल, वो क्या करेगा? अपना सीएमपी 02 फाइल करेगा प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले उसे क्या करना है? सीएमपी 02 फाइल कर देना है prior to the financial year, commencement of financial year, for which the option to pay aforesaid section is excised, and shall furnish statement of form GST ITC 03, ठीक है जी। उसमें रूल भी बता दिया, विद इन 60 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। देखो भाई क्या कहानी, बिल्कुल ढंग से इसको समझाता हूं आपको क्या कहानी है, तरीके से समझो क्या कहानी बताई जा रही है। डिटेल का मतलब डिटेल होता है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यस सर। चलो और स्टूडेंट ये लेक्चर देखने के बाद आप खुद अप्रिशिएट करोगे कि सर मजा आ गया, बहुत नॉलेज मिली और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी हम लेके आ जाएंगे। चलो तो देखो क्या कहानी, तो ये कह रहा है कि जिसको क्या करना है भाई? कंपोजिशन स्कीम लेनी,
जिसको क्या करनी है, कंपोजिशन स्कीम लेनी है, तो उसे क्या करना है, इंटीमेशन करना है। तो इंटीमेशन जो किया जाएगा उसके लिए जीएसटी का क्या है भाई, फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर इंटीमेशन किया जाएगा। कैटेगरी 1 हम कर चुके हैं, कैटेगरी 1 हम कर चुके हैं। तो कैटेगरी 1 के अंदर वो लोग थे जो प्री जीएसटी की बात थी, ठीक है जी, जिसमें हमने फॉर्म CMP 01 देख लिया। तो CMP 01 देख लिया, बस इसमें ये याद रखना है कि हम इसे प्रायर भी कर सकते हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट डेट भी कर सकते हैं इसको, और आफ्टर भी कर सकते हैं, आफ्टर अपॉइंटमेंट डेट भी कर सकते हैं हम लोग इसको, बट विद इन 30 डेज के अंदर। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ठीक। बाकी इस 30 डेज का जो टाइम पीरियड है इसका एक्सटेंशन कमिश्नर कर सकता है, ठीक। उसके बाद एक और इसके अंदर याद रखना है, एक फॉर्म और है CMP 03 जो कि स्टॉक के रिगार्डिंग है, और उसके लिए जो टाइम पीरियड बता रखा है 90 डेज का, और 90 डेज का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से है, फ्रॉम द डेट जहां से आपने ऑप्शन क्या किया था, एक्साइज किया था, ठीक है जी, जहां से आपने कंपोजिशन स्कीम ली थी, मतलब आपने CMP 01 फाइल किया था। तो जिस डेट को आपने फाइल किया होगा इस डेट से वो मीटर स्टार्ट हो जाएगा 90 डेज का। तो ये अपना CMP 03 फाइल कर देना, ठीक, ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा सेकंड कैटेगरी का बंदा, सेकंड कैटेगरी का बंदा इसके लिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप नोट्स बना लो ऐसे। अब सेकंड कैटेगरी का जो बंदा है उसके लिए क्या बोल रहे हैं भाई, कि ये जीएसटी के अंदर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब कि इसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो आप ऐसे बना सकते हो, ये एक बंदा है और उसको बिजनेस करते हुए बहुत साल हो गए, ठीक है जी, एक बंदा है बिजनेस करते हुए बहुत साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया मान लो, या इससे ज्यादा हो गया इसका और जब जीएसटी आया, तो जीएसटी जब आया तो ये जीएसटी में इसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया था, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करता था ये बंदा। अब ये क्या चाहता है भाई साहब, ये चाहता है कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है मान लो 20, इसके अंदर मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, अपने प्रीवियस ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेगा, वही 150 लाख की या 75 लाख की, ठीक है, वो लिमिट चेक करेगा, मान लो वो उस लिमिट के अंदर आ रहा है, ठीक, आ गया भाई लिमिट के अंदर। अब लिमिट के अंदर आने के बाद उसे क्या करना है, उसे जाना है भाई जीएसटीएन पोर्टल में, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, तो इसको बोलेंगे प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 1/4/2020 से पहले उसे जीएसटीएन पोर्टल में जाना है और CMP 02 फाइल करना है, CMP 02 क्या करना है, फाइल करना है, अगर उसे क्या करना है, कंपोजिशन स्कीम लेनी है। प्लस उसे एक काम और करना है अपना, और वो एक काम और क्या है भाई, उसे जीएसटी एक फॉर्म और है ITC 03। ये ITC 03 क्या है कि भाई मैंने अभी बताया था उसको ITC नहीं मिलेगा, जो लोग कंपोजिशन स्कीम लेते हैं उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसे क्या करना है भाई, ITC 03 फाइल करना है, और ITC 03 जो फाइल करना है वो उसे कब फाइल करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो विद इन 60 डेज उसे क्या करना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द commencement of financial year,
तो अगर आप देखेंगे इसमें बोला गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे लिखा है विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो भाई बहुत खतरनाक चीज हो गई। आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है, जो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है इसके 60 डेज पहले ही, इसके विद इन 60 डेज के अंदर अंदर, इसके विद इन 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपना ITC 03 भी फाइल कर देना है कि जी मेरे पास इतना क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, वो आप बता दोगे। मतलब कि मेरे पास इतना ITC पड़ा हुआ है, वो आप अपना ITC वहां पे डिस्क्लोज कर दोगे, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि अब आपको ये ITC भी नहीं मिलना, अब आपको इसका ITC भी नहीं मिलना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है एक फॉर्म तो कौन सा है भाई, CMP 02 प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं ये ऑप्शन एक्साइज करना चाहता हूं, एंड शेल फर्निश द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फाइल करनी है कि जी मेरा ये ITC का क्रेडिट बचा हुआ है, ठीक है जी। वो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और बता देंगे विद इन अ पीरियड 60 डेज। अब ये 60 डेज कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो ये 60 डेज कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें एक मिस्टेक हो गई, रेक्टिफाइड कर लो प्लीज इसे। ये 60 डेज कहां से स्टार्ट होंगे भाई, यहां से स्टार्ट होंगे, तो इसके 60 डेज के अंदर करना है आपको ITC 03। तो ये 60 डेज का जो टाइम पीरियड है वो यहां से 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। और जैसे ही ये आपका फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा कमेंसमेंट कब हुआ है, 1/4/2020, तो उसके 60 डेज के अंदर अंदर ITC 03 हम लोग क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे। प्लीज रेक्टिफाई कर लेना उसे, ठीक है सर। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर है हमारे पास, इस डेट से क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स, 10 का मतलब कंपोजिशन स्कीम फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो कि मैंने लिया, शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल इंटीमेशन CMP 02 ऑन और बिफोर। अब एक डेट और आ गई, तो आज की डेट में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भैया फाइनेंशियल ईयर 20 है, अब ये बताओ जो CMP 02 फाइल किया जाता है उसकी डेट क्या होती है। तो भैया CMP 02 फाइल करने की क्या डेट है, CMP 02 फाइल करने की क्या डेट है, या तो जब ये स्टार्ट हुआ था ईयर इससे पहले कर दिया था, या बिफोर 30 जून, तो या तो प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कर दिया हो, और अगर बाद में किया है तो भाई 30 जून 2020 तक कर दो। एंड शेल फर्निश द स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट, वो तो कितने, ये स्टेटमेंट कब तक बोली है, अप टू 31 जुलाई। तो इसके लिए 31 जुलाई तक की भी इन्होंने डेट कर दी है। मतलब सीधी सिंपल सी बात है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 20 है उस केस के अंदर जो CMP 02 है उसकी जो डेट है, या तो प्रायर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कर दो, और अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कर रहे हो तो उस केस के अंदर 30 जून तक कर सकते हो। और ITC के लिए जून के बाद जुलाई 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया है, तो ITC 03 के लिए आप 31 जुलाई तक कर सकते हो। हाँ जी सर, समझ में आ गया। तीसरी कैटेगरी आ जाओ बेटा, तीसरी कैटेगरी कौन है, एनी पर्सन हु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब वो आदमी है जिसने क्या किया है भाई, GSTR REC 01 के अंदर GSTN नंबर के लिए अप्लाइड किया। तो ये वो आदमी है जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस ईयर की 0 है, मतलब फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या कर रहा है भाई, ये बिजनेस कर रहा है, नया बिजनेसमैन है, नई दुकान खोली है, ठीक है जी। और जब दुकान खोली उस टाइम पे भी मान लो कि उसकी जो टर्नओवर है वो तो 0 रही होगी। तो जब तक आपको अगर पता होगा कि जो न्यूली, जो पहली बार जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट जो लोग फर्स्ट टाइम बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टर्नओवर रखी गई है
जो कि आप रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखोगे 10 लाख भी है, 20 लाख भी है भाई, 40 लाख भी है, वो हम पढ़ेंगे। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक नया नया आदमी है जिसने नया नया बिजनेस किया है और उसे जीएसटी के अंदर कब रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जब वो ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या करता है, जंप करता है, जो कि सेक्शन 22 के अंदर बता रखी है। तो उसने ये थ्रेशोल्ड लिमिट जंप करता है तो जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। और किस पे अप्लाई करना होता है, REC 01 के अंदर अप्लाई करना होता है। तो ऑप्शन 2 पे तो वो बंदा क्या करे भाई साहब, जब जीएसटी REC 01 के लिए अप्लाई करे, उसी इंटीमेशन के अंदर बता दे कि मुझे कंपोजिशन स्कीम लेनी है, उसी में वो बता सकता है, वहां पे एक कॉलम होता है। ठीक है जी, उसे कोई फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ेगा, CMP वाला, तो उसे कोई फॉर्म फाइल नहीं करना। अब देखो जो सेक्शन 10 है सबसेक्शन 3, उसमें क्या बोलता है, लैप्स ऑफ ऑप्शन अवेल बाय द कंपोजिशन डीलर। ये क्या कहानी भाई, कि अगर आपने क्या कर रखा था, ऑप्शन ले रखा था CS का, कंपोजिशन स्कीम के अंदर थे आप, या तो आप 10 वाली के अंदर थे या तो 2A के अंदर, बताया आपको नया आ गया 2A। ठीक है, और लैप्स हो गया आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या हो गया है, लैप्स हो गया। क्यों हो गया भाई लैप्स, क्योंकि आपकी लिमिट क्या कर गई है, जंप कर गई है। तो उस केस के अंदर क्या बोला है, कह रहा है जो ऑप्शन आपने अवेल किया था कंपोजिशन स्कीम का, वो लैप्स हो गया विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड, जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है, लिमिट आपको पता ही है 150 की और 75 लाख की। इफ सच डेट फॉल्स बिटवीन, इस डेट के बीच में आ रही है, there shall be no extension for such person for switching to regular person। मतलब if such date falls, अगर वो इस डेट के बीच में आ रहा है तो there shall be no extension for such person for switching to regular person। अभी आपको पता था ये कोविड का पीरियड था, तो इसलिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दिया कि भाई अगर आपने आपने क्या किया, अपने आप को रेगुलर पर्सन में भी कन्वर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे नहीं बता रखी, उसकी कनेक्टिविटी कहाँ पे दी हुई है, क्योंकि मैं थ्योरी आपको पहले करवा रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तो प्रोविजन की और सॉलिड ग्रिप आ जाएगी। तो एक बात है जो कनेक्टिविटी पीछे बता रखी है, कहां पे बता रखी है, बताते हैं आपको। इसलिए स्टूडेंट पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि भाई पहले थ्योरी कर लो बढ़िया से और फिर प्रैक्टिकल में आ जाओ। ठीक है जी, यस सर। आगे देखो भाई, कहाँ चला गया, ये कहानी है, देखो ये कहानी है भाई, ये कहानी पेनल्टी, तो यहां से पढ़ा देता हूं। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, देखो क्या कहानी है, कहता है रूल 6 है, कहता है प्रोवाइड दैट ऑप्शन इज एक्साइज बाय टू पे द टैक्स ऑन कंपोजिशन बेसिस रिमेन वैलिड। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करके रखते हैं तो आपकी कंपोजिशन स्कीम वैलिड रहेगी। आपने कंडीशन सेटिस्फाइड कर रखी है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की या 10 2A की, है ना, दो कंपोजिशन स्कीम है हमारे पास। तो अगर आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई करके रखी है तो आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर हो। अब नॉट सेटिस्फाइड, मान लो कि जो कंपोजिशन स्कीम है, ठीक है जी, आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे उन कंडीशन को, तो उस केस में क्या होगा, पे टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। ठीक है जी, टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर विद इन 7 days फाइल GST CMP 04 एज इंटीमेशन। ये क्या कहानी, तो जैसे ही क्या होगा, आप क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब कि आपकी लिमिट 150 लाख के ऊपर चली गई या 75 लाख एज द केस में भी, तो आप कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे,
तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, विद इन 7 डेज के अंदर आपने CMP 04 में इंटीमेशन देनी है कि सर मेरी लिमिट क्या हो गई है, अब जंप हो गई है और मैं नॉर्मल रेट से टैक्स पे करूंगा। ठीक, तो सेल्फ विड्रॉल मतलब आपने खुद बिफोर द डेट ऑफ withdrawal file an application CMP 04 intimation within 7 days from the date of cease to satisfy the condition। तो जिस डेट से आपने आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उस डेट से जैसे ही मतलब कि आप इस लिमिट को ब्रीच करते हैं, उसके विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आप इंटीमेशन कर दें CMP 04 के अंदर सेल्फ विड्रॉल। ठीक है जी, तो सेल्फ आपने क्या कर दी है, इंटीमेशन कर दी है। कहता प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव टैक्स पेयर नॉट एलिजिबल। आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली, आप कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल नहीं थे। बात समझ में आ रही है, यहां पे आप एलिजिबल हो, यहां पे आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यहां पे आपने खुद ही क्या कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया। देखो एक तो आपकी क्या हो गई है, लिमिट जंप हो गई, और एक तो आप क्या कर रहे हो, खुद कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर रहे हो। अगर लिमिट जंप हो जाती है, खुद विड्रॉ कर रहे हो, तो भाई विद इन 7 डेज का टाइम पीरियड बोला गया। ठीक, दूसरा यहां पे अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो देखो प्रॉपर ऑफिसर आपके साथ क्या कर सकता है। सबसे पहले वो आपको शो कॉज नोटिस भेजेगा, ठीक, CMP 05 के अंदर, जिसका जवाब रिप्लाई आपको 15 दिन के अंदर अंदर करना है CMP 06 के अंदर। फिर वो अपना ऑर्डर इशू करेगा कि आपके साथ उस ऑर्डर के अंदर कि आपने जो गलत किया, आपको भाई कंपोजिशन स्कीम तो मिल ही नहीं रही थी, आपने कंपोजिशन स्कीम ले रही थी, तो ऑर्डर के अंदर पेनल्टी बताएगा आपको। ठीक है जी, फाइन बताएगा। तो विद इन 30 डेज CMP 07 आपको क्या करना है, फाइल करना है, आइदर बाय एक्सेप्टिंग और बाय डिनाइंग द कंपोजिशन स्कीम, कि मैं either by accepting or denying the composition scheme। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू, तो वो आपको बताएगा कि भैया तुम्हें कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी थी। तो ये समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। दूसरी बात, इसकी पेनल्टी बता देता हूं भाई। इसकी पेनल्टी यहाँ पे दी हुई है, क्या पेनल्टी फॉर GSTR 4 बता रखी है। ठीक है, वो पेनल्टी यहाँ पे नहीं बता रखी, कोई बात नहीं, ये भी पढ़ लो। फाइल ऑफ रिटर्न, अब जो कंपोजिशन स्कीम लेता है उसे रिटर्न फाइल करनी है। अब रिटर्न जो होती है भाई वो तो एवरी मंथ जाती है, पर इसको बोला गया तूने कंपोजिशन स्कीम ली है तो तू GSTR 4 फाइल करियो, क्वार्टरली फाइल करियो। और क्वार्टरली कब फाइल करियो भाई? 18 तारीख तेरी ड्यू डेट होगी। कौन सी 18 तारीख भाई? जो क्वार्टर खत्म होगा, ठीक है जी, उसके बाद जो महीना आएगा उसकी 18 तारीख को। तो अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई 18 तारीख को हमें क्या करना है भाई? हमें टैक्स पे कर देना है। हमें क्या कर देना है? जितना भी हमारा इस टाइम पीरियड का टैक्स बना होगा वो हमें टैक्स क्या कर देना है? पे कर देना। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो जुलाई है, जुलाई से लेके सितंबर तक का क्वार्टर है, उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया। उसकी डेट को क्या किया गया? एक्सटेंड। तो ये एकेडमिक नहीं रहता। पेनल्टी, अगर आप GSTR 4 फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर 100 रुपए CGST की पेनल्टी है, 100 रुपए SGST की पेनल्टी है। ये MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। और 5,000 रुपए ईच लिखा है, ठीक है, C and S विच एवर इज लेस, उतनी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। मैक्सिमम जो पेनल्टी बनेगी वो 5,000 रुपए ईच बनेगी, मतलब कि टोटल मिला के 10,000 रुपए हो गया। तो मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 10,000 रुपए बनेगी, 10,000 से ज्यादा की आपसे पेनल्टी नहीं लेंगे। नोट, GSTR 4 is not filed for a given quarter, then the taxpayer cannot file next quarter return either। तो सीधी सी बात है भाई, GSTR 4 अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप उसे फाइल कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद GSTR 4 कैन बी रिवाइज्ड, तो कह रहा है कैन नॉट बी रिवाइज, इसको आप रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो ये देखो अलग अलग फॉर्म आपको बता रखे हैं। CMP 01 हमने कर लिया, 02 कर लिया, 03 भी बता दिया था मैंने आपको, 90 डेज वाला, 4 भी आपको बता चुका हूं।
5 में आपने कंट्रावेंशन की, आपने CS ले लिया था, आपको CS नहीं मिल रहा था कंपोजिशन स्कीम, फिर आपसे रिप्लाई मांगा था, फिर उसने ऑर्डर इशू किया जो कि विद इन 30 डेज ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। CMP 08 क्या है भाई? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कि जो भी आपने टैक्स पे किया, जो भी आपने, जो क्वार्टर खत्म हुआ अप्रैल मई जून, तो 18 जुलाई को जो भी आपने टैक्स पे किया, आपने कहा ये मैंने सेल्फ असेसमेंट किया है, जो मैंने टैक्स निकाला है वो सही है, सही है और सही के सिवा कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गया। इसके अलावा भाई कुछ और जो आपको बताना है? CMP 08 हो गया, 4 हो गया, ठीक है जी। बाकी थोड़ी बहुत थ्योरी बच जाएगी तो वो मैं प्रैक्टिकल के साथ आपको करवा दूंगा। तो थ्योरी में तो स्टूडेंट इतना ही है, ठीक है जी, इतना ही है जो आपको थ्योरी के अंदर करना है। एक बार ऊपर आ जाते हैं जहां पे हमने छोड़ा था। बाकी हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक दो थ्योरी के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। इफेक्टिव डेट, तो पहले इंटीमेशन का बताया था, अब इफेक्टिव डेट कि आपकी कंपोजिशन स्कीम की इफेक्टिव डेट कब से मानी जाएगी। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ? CMP 01 आपने फाइल किया है अपॉइंटमेंट डेट को, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन बिगिनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। फिर GSTR 1 की बात कर रहा है। एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। कह रहा है इफ अ पर्सन इज लायबल टू बी अ रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए, ठीक है जी, सेक्शन 22, ठीक है, CGST का मतलब कि आपकी एक लिमिट है टर्नओवर, उसको एक्सीड कर रहे हो आप, और आपको GST के अंदर क्या कराना है भाई? रजिस्ट्रेशन कराना है। तो क्या होता है कि जो GST के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो विद इन 30 डेज आपको कराना होता है। तो विद इन अगर 30 डेज आप करा लेते हो, ठीक है जी, तो कहता है अप्लाई जो उसने किया था वो इस डेट को किया था, 17 तारीख को अप्लाई जो किया था वो इस डेट को किया था। तो अब मुझे बताओ 1 अक्टूबर से लेके 17, क्या विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया? आंसर इज यस। तो उस केस के अंदर आपकी कह रहा है द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाएगी? 1 अक्टूबर ही मानी जाएगी। पर अगर वो 30 दिन के बाद करे तो जिस दिन उसे RC मिलेगी उसी डेट को हम क्या मानेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सीधी सिंपल सी बात है, आपने लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको क्या करना है भाई? जिस दिन लिमिट क्रॉस की है उसके 30 डेज में GST में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब या तो आप 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करा लोगे या तो नहीं करा पाओगे। अब इसने लिमिट कब जंप की है? 1 अक्टूबर को। इसने 30 डेज में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो जिस दिन लिमिट जंप की है उसी दिन का, उसी डेट से इसकी जो RC है वो इफेक्टिव मान ली जाएगी। अब जैसे इस वाले केस के अंदर ये लायबल हो गया था कि इसको GST में रजिस्ट्रेशन कराना था, पर इसने अप्लाई कब किया? 17 नवंबर को, 30 डेज के बाद। इसको RC कब मिली? 20 नवंबर को। तो यही इसकी इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये यहाँ पे समरी दे रखी है भाई इफेक्टिव डेट की, और यहाँ पे दोबारा वही क्वेश्चन, 11 तारीख को उसको बोला था कि तुझे रजिस्ट्रेशन कराना है, मतलब कि वो लिमिट जंप कर गया था, उसने 30 दिन के अंदर करा दिया, तो 11 तारीख की उसकी इफेक्टिव डेट मान ली जाएगी कंपोजिशन स्कीम की। 1 अक्टूबर को वो लायबल हो गया था कि उसे GST में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसने 30 डेज के बाद कराया, उसे RC मिली 20 को, तो 20 तारीख से वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल माना जाएगा, इफेक्टिव डेट मानी जाएगी। बाकी ये थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में ये करना ही है हमें। पार्ट 2 के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है भाई उसके लिए 1% का रेट है GST का, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाले के लिए 5% है, और ट्रेडर के लिए 1% है। बाकी ये CGST के रेट बताए हुए और ये SGST के रेट बताए। हम लोग ओवरऑल रेट की बात करेंगे हमेशा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। तो पार्ट 2 के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल 100% हमारे एग्जाम के अंदर आएगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो स्टूडेंट, अच्छे मार्क्स आपको लेके आने। चलो जी।